पाजी, जनता के सवाल और मुख्यमंत्री का साथ पाजी मिल गया। और मुझे मालूम है चुनाव का समय है, बहुत भागम भाग है, बड़ा कीमती समय है, लेकिन पाजी मुख्यमंत्री का टाइम मिल गया है मुझे, तो मैं आपके सवाल जो आपके हैं इतने दिन से घूम रहे थे वो मैंने रख दूंगा। लेकिन एक बात तो मैं कहना पड़ूंगा, 12 किलोमीटर पैदल चल के जाना, उस समय स्कूल में जब पढ़ते थे, हम्बल, जिसे अंग्रेजी में एक शब्द है हम्बल बैकग्राउंड, बहुत ही राजमिस्त्री हैं आज भी आपके भाई? हाँ, अभी भी राजमिस्त्री हैं। और घर पे आज भी बाकी लोग जो है, कोई राजनीति में नहीं? नहीं, कोई नहीं राजनीति में, कोई राजनीति में भाई आज भी राजमिस्त्री का काम करते हैं? आज भी करते हैं काम। एक आपके नारा दिया, वो कह रहे हैं आपका ही निकला मुंह से कि रिवाज बदलेंगे। क्यों तो हिमाचल में कहते हैं कि हर 5 साल में आप सरकार बदल देते हैं, तो इस बार आपने कहा कि रिवाज बदलेंगे, ये रिवाज बदल देंगे। तो ऐसा कौन सा स्कीम है, कौन सा ऐसा मंत्र है, कौन सी ऐसी घुट्टी है जो आप जनता को पिलाने जा रहे हैं कि आप रिवाज बदल देंगे? देखिए, कई बार संयोग होता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर रीच के मैदान में कार्यक्रम, तो सहज रूप से मुझसे निकल गया ये शब्द कि जो हिमाचल प्रदेश में एक जो रिवाज बना कि हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती है, अब की बार हम इस रिवाज को बदलेंगे। और लोगों ने इसी एक चीज को पकड़ लिया और आज हर आदमी की जुबान पर रिवाज बदलने की बात है। और आम आदमी पार्टी आ गई इस बार तो यहाँ पे भी? आम आदमी पार्टी तो आई और आने के साथ चले भी गई वो। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि वो मैंने पहले ही कहा था हंसते हंसते, मैंने कहा ये मैदान नहीं है, ना ये दिल्ली है, ना ये पंजाब है, ये पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाएगी। तो फूल गई सांस और चले गए वापस, कुछ नहीं आए उनके यहाँ। मुझे जब मैंने उसका जिक्र किया तो मुझे एक चीज याद आ गई, और बड़ी जिक्र है रेवड़ियों का चुनाव में। तो आपने 125 यूनिट बिजली, पानी फ्री, आधा वो जो योजना है कि 5 लाख से ज्यादा हिमगिरी महिलाओं को, आधा बस का किराया, 5 लाख के करीबन आपने कहा कि वो हिमगिरी योजना जो ये इतर है योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है, उसके अलावा तो ये सब, तो ये रेवड़ी नहीं है? नहीं, देखिए, राहत देना अलग बात है, लेकिन सब मुफ्त में देना, ये भी मुफ्त, वो भी मुफ्त, ऐसा भी सब कुछ मुफ्त, वो बात, वो रेवड़ी बांटने वाली। हमने महिलाओं को आधा किराया किया है, राहत दी है। तो आम आदमी पार्टी ने भी तो यही कहा कि हमने 200 यूनिट दिल्ली में फ्री दिया। देखिए, अंतर है उसमें, और हमने आधा किराया नहीं दिया, लिया और आधा किराया ले रहे हैं, और वो एक राहत के रूप में। जब ये बात होती है तो विपक्ष कहता है कि एक बात बताइए कि बेरोजगारी का एक मुद्दा है कि नहीं है? हिमाचल में तो लोगों ने कहा कि देश में 5वां नंबर है, 12% की बेरोजगारी है, इसका लेकर। देखिए, मुझे मालूम नहीं आंकड़े कहां से लिए हैं, ये आंकड़ों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और कुछ बातें मैं समझता हूं कि चुनाव का जब दौर आता तो उनको जनरेट करते हैं, अपोजिशन कुछ बातों को उठाने के लिए कोशिश करती है जी। बेरोजगारी एक ग्लोबल इशू है, और ना ये देश का ना प्रदेश का, और हर चुनाव का मुद्दा होता है। अब की बार भी चुनाव का मुद्दा, उनको लगता है कि हम ये कह करके कुछ नौजवानों की भावनाओं को करके उनका सहयोग और समर्थन लेने में सफल हो जाएंगे। वो एक प्रयत्न है उनका, वो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा नहीं है कि 4 वर्षों में 5 वर्षों में बेरोजगारी बढ़ी, या आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8 वर्षों से केंद्र में सरकार चल रही है, इस कार्यकाल में बढ़ी। लगातार ये लंबा दौर रहा। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि इस सारे विषय से हमको चिंतित होना चाहिए। आने वाले समय के लिए एक आवश्यकता है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार एक निर्धारित लक्ष्य के साथ हम रोजगार देने के लिए आने वाले समय में अवसर तलाशेंगे, और सभी प्रदेश सरकारें भी उस तरह से कर रही हैं। कि ओल्ड पेंशन स्कीम, आदमी कांग्रेस ने भी बात कही है, आम आदमी पार्टी ने भी अपने, मैंने देखा पोस्टर्स में, बैनर्स में लगा हुआ है, इसे कैसे निपटेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम्स को? देखिए, ये मुद्दा है, और इस मुद्दे को बिल्कुल कर्मचारियों के बीच में इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश हमारे ऑपोजिशन के माध्यम से हो रही है ताकि वो राजनीतिक लाभ ले सके। लेकिन सीधा सा प्रश्न इसमें पूछना चाहिए कांग्रेस के नेताओं से, ये लागू कब हुई थी? लागू तब हुई थी जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2003, और वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य थे जहां ओल्ड पेंशन ओपीएस जो है वो उसको समाप्त, ओल्ड पेंशन स्कीम समाप्त कर दी, और न्यू पेंशन स्कीम जो है वो नेशनल की के अंदर जो पहली जो है शुरुआत की। हाँ, तो उसके लिए दोषी हम कैसे हुए?
और उसके बाद 2012 में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार उस वक्त कर देते ना, ओपीएस लागू दोबारा कर देते, वही वीरभद्र सिंह जी जिन्होंने लागू किया जी, दोबारा करते। लेकिन आज 20 वर्ष के बाद इस प्रकार से इस मुद्दे को लोगों के बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो ना यहां सत्ता में है ना दिल्ली में सत्ता में है। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं, आने वाले समय में चुनाव का परिणाम होगा, ना वहां होंगे ना यहां होंगे। लेकिन आप ओल्ड पेंशन स्कीम पे कुछ आप बोलेंगे नहीं? हम इतना बोल रहे हैं कि हम कर्मचारियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, इसका समाधान निश्चित रूप से जो भी निकलेगा वो हम ही निकालेंगे। इस बार कितना सीट प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, सीट प्रोजेक्ट करना अपना, हम सरकार बना रहे हैं, वो हम काम नहीं करेंगे। हम एक ही काम करेंगे, सरकार बनाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ज्यादा होंगी सीट। मेरा मानना है कि जो पिछला आंकड़ा था उससे हम आगे बढ़ेंगे जी। और कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हिमाचल प्रदेश में हम सरकार रिवाज बदलेंगे आप। और सबसे बड़ी बात है, हाँ, रिवाज बदलेंगे और निश्चित रूप से बदलेंगे। देखिए, कभी ना कभी रिवाज बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है और मुझे लगता है कि अब की बार ये दौर आया तो यहां भी रिवाज बदलेंगे। जो बाकी जगह बदल गया, कोई काम पहली बार शुरू होता है तो हो रहा है ये। पहली बार आप मुख्यमंत्री आप बने, 5 बार तो आप विधायक बने, तो पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो चेहरा इस बार यही रहेगा या यही होगा? देखिए, मेरा काम हिमाचल प्रदेश में पार्टी की सरकार को सत्ता में लाने का है। उसको करूंगा मैं, जितना मेरे से संभव हो पाएगा, पूरी एफर्ट्स के साथ, पूरी ताकत के साथ। बाकी का निर्णय मेरा पार्टी का नेतृत्व करता है। क्या लगता है अंदर से, क्या फीलिंग आती है कि नहीं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक बात हमको मानो सहज नहीं है, सरल नहीं है किसी के लिए, ना हमारे लिए ना कांग्रेस के लिए। बहुत जबरदस्त टक्कर होगी, टक्कर होती है यहाँ, और अब की बार भी वैसे ही होगी। लेकिन इस बार रिवाज बदलेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हर आदमी पापा जी 15 अगस्त 1947 राजा वीरभद्र सिंह जी बाजी, और ये पेड़ तब लगाया गया, और जो मैं बैठा हूं वो मौजूदा एमएलए विक्रमादित्य जी के साथ, राजा वीरभद्र जी के बेटे और प्रतिभा जी के बेटे, और 6 बार के वो मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र जी। तो एक तो बड़ी विरासत है आपके साथ। हाँ जी, बहुत बड़ी विरासत भी है और जिम्मेवारी भी है और बहुत बड़ी लेगेसी है, लोगों की उम्मीदें हैं। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए हम बिल्कुल मजबूती के कैसे करेंगे? वो तो कह रहे हैं, बीजेपी ने इस बार नारा दे दिया है, बदलेंगे रिवाज। और था कि जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, यानी आपकी मदर भी प्रतिभा जी, उनका एक बयान है कि 25 साल तो कांग्रेस नहीं आने वाली हिमाचल में। देखिए, उन्होंने ये कहा था कि आजकल का जो ट्रेंड देश में चला हुआ है जी, कि वो जीती हुई सरकारों को भी हरा देते हैं। जिस तरीके से जो यू डोंट बिलीव इन इलेक्शन कमीशन? नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जो हमारी ईडी और सीबीआई है, जो भाजपा की सहेली है, वो इस तरीके से कार्य करती है कि जीत कर भी जो है वो एमएलएस को दबा कर जो है वो सरकार उलटफेर कर देती है। ये प्रेसिडेंट आज देश के कोने कोने में है, तो हिमाचल भी उससे अनजान नहीं है। हालांकि हिमाचल में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि द वर्कर्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी फाइट। और हमको केवल इन्हीं चुनाव में नहीं, मगर आने वाले चुनावों के लिए भी पार्टी को मजबूत रखने की आवश्यकता है। और ऐसा अगर कोई हरकत आने वाले समय में होती है तो उसके लिए पार्टी को बिल्कुल, यानी वो 25 साल वाली बात जो है वो कोई उसका रिलेवेंस नहीं है। वो ये कहा गया था कि कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है। जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं को मजबूत रहना है। लेकिन पार्टी छोड़ के जो चले गए इस समय लगभग 2 दर्जन लोग हैं, तो अपॉर्चुनिटीज तो वो भी हैं जो अपॉर्चुनिटी को देख के चले गए, उनको कैसे निपटेंगे? नहीं, देखिए, मौकाप्रस्त लोग हैं जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल देते हैं। हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी जवाबदेही हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति है। और हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल में जो बदहाल परिस्थिति इस जयराम सरकार की रही है, मैं अगर ये कहूं, इनको उपाधि दूं इस सरकार को कि ये पलटू राम सरकार है, जो सुबह लिए हुए निर्णय को शाम को पलट देती है, तो मैं गलत नहीं हूंगा। ये सरकार डबल इंजन का नारा देती थी, मगर हिमाचल में एक भी बड़ा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं कर पाई है। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो 4 साल से वो डंडोरा पीट रहे थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंडी के अंदर बनाऊंगा। आप भी हिमाचल आए हैं, आप जब मंडी जाइए जरा और देखेंगे अभी तक एक ईंट
जो है 4 साल में 5 साल में नहीं लगी है। जी। अगर मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में ये हाल है जी। तो बाकी चीजों का प्रदेश में क्या हाल होगा वो आप हमसे बेहतर उस चीज को जान भी सकते हैं और समझ तो भी मैं ये जानना चाहता हूं, जब वो ये कह रहे हैं कि रिवाज बदलेंगे, तो कुछ तो दिमाग में ही है उनके, कुछ दिमाग में ये बात है कि या सिर्फ आप ये कह रहे हैं ईडी सीबीआई इसके दिमाग में लेके बात कर रहे हैं? देखिए, ये तो नारा देना था, उन्होंने दे दिया। जी। उन्होंने पहले भी अभी पीछे लोकसभा के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें भी कहा कि मंडी मेरी है और मेरी रहेगी। हमने वहां पर भी उनको पटकनी दी, उनके घर में जाकर कांग्रेस पार्टी जीती और श्रीमती प्रतिभा सिंह उपचुनावों में मंडी संसदीय क्षेत्र से फिर से तो फिर तो आप ये नहीं कह सकते ना कि वो वाली बात ईडी और सीबीआई वाली बात। निश्चित तौर से देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ईडी और सीबीआई उनकी सहेली है कि जो भी कार्य वो करते हैं उसमें बोनस तरीके से वो इसका दुरुपयोग करते हैं, और ये चीज आप मेरे से बेहतर जानते हैं। देश के कोने कोने में चाहे इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, ये जो है ऑपोजिशन को दबाने के लिए ये कार्य किए जाते हैं। मगर हमें हिमाचल में जो हिमाचल के मुद्दे हैं उनसे नहीं भटकना है। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं, मुद्दे मिसाल के तौर पे जैसे आप कह रहे हैं कि लोन हो गया हिमाचल पे, तो 30,000 करोड़ का तो लोन आपके पिताश्री राजा साहब के जमाने में ही था, क्यों लिया था? नहीं, देखिए, ओवर द टाइम लोन लेना पड़ता है जी। धूमल गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी लोन लिया और हमारी सरकार ने भी लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिया, बट एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में उसको वापस भी किया। और इस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में उतना ऋण ले लिया जितना कांग्रेस की और पूर्व भाजपा की सरकारों ने कंबाइंड लिया था। 45,000 करोड़ हैव बीन टेकन बाय दिस गवर्नमेंट ओनली। और उसमें क्या किया उन्होंने? कोविड काल में आप देखेंगे कोई कार्य नहीं हुआ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। कहा हम 80,000 करोड़ रुपए का निवेश लेकर आएंगे प्रदेश में, कोई निवेश नहीं आया। 15 लाख बेरोजगार युवा आज हिमाचल प्रदेश के अंदर है। नेशनल हाईवेज करी इन्होंने कि 69 नेशनल हाईवेज बनाएंगे। डीपीआर अभी तक उनकी जो है वो बनकर तैयार नहीं हुई है। मैं आपको ये पूछता हूं, मैं कोई ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, कि वो 5 बड़े ऐसे प्रोजेक्ट हमको गिनवा दे। आप मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे मुझे लगता है, जी, तो आप उनसे ये पूछेगा कि मुख्यमंत्री जी आप हमें अपनी 5 बड़ी अचीवमेंट्स बताए जिसका बजट आपकी सरकार में आया, जो आपकी सरकार में कंसीव हुई और आपकी सरकार में ही बनकर तैयार हुई है। ऐसे 5 बड़े प्रोजेक्ट भी उनके पास नहीं। जैसे वो कहते हैं सहारा मिशन, वो तो एक स्कीम है, एक स्कीम उन्होंने शुरू कर दी, हमारे समय में भी चल रही थी, उसको उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट। आज चाहे वो आपके कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है, IITs, उन्होंने कहा एम्स में लिया है नड्डा साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी। एम्स चलो हमारी समय में उसकी स्वीकृति हुई थी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय बिलासपुर में उसको स्वीकृत किया गया था, एंड दैट हैज बीन डन विद द असिस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वो भी अभी तक आधा अधूरा उन्होंने उसको शुरू कर दिया। आप जाके देखेंगे वहां पर अभी तक उसमें OPD शुरू नहीं हुई है, अभी तक उसमें रेजिडेंशियल फैसिलिटीज नहीं है, अभी तक उसमें MRI CT स्कैन की मशीनें नहीं लगी है, ब्लड बैंक नहीं है, केवल जो है फीता काटने के लिए फीता काट दिया और उसमें अभी तक सुविधाएं नहीं है। और मैं बातें जो कर रहा हूं आंकड़ों के साथ कर रहा हूं, फैक्ट्स के साथ। आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। मैं फैक्ट्स के साथ ही बात कर रहा हूं। तो उन्होंने जैसे एक बड़ी जबरदस्त बातचीत कही जा रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। जी बताइए, जिस राज्य पे इतना कर्ज हो, आप अगर सरकार में आ गए तो कैसे आप उसको फॉलो करेंगे? 600 करोड़ रुपए कहां से आएगा, कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, क्यों नहीं मैनेज हो सकता है? अगर ये 50 से 100 करोड़ केवल तंबू लगाने पे खर्च कर सकते हैं। अभी इन्होंने पीछे 1 महीना सरकारी रैलियां करी, जो उन्होंने आजादी का महोत्सव मनाया पिछले 1 महीने से, उसमें करीबन 75 करोड़ रुपए का तो बजट इन्होंने केवल रैलियों के लिए रखा हुआ था। और वो रैलियां वहां पे किसी आजादी के स्वतंत्रता सेनानी को याद नहीं किया गया, वो केवल भाजपा के गुणगान के लिए रखी गई थी। वी वर ऑल्सो MLAs, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी करवाई, हमको तो बुलाया नहीं, वहां पे लोगों का गुणगान किया, एंड 75 करोड़ वॉज स्पेंट ऑन दैट। उसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ करोड़ वॉज स्पेंट ऑन पब्लिसिटी, हर जगह पे उनके होर्डिंग्स, बैनर लगे हुए। अगर वो खर्चे को कम करेंगे, हेलीकॉप्टर में घूमते रहे, 1000 गाड़ियां बोर्ड्स कॉर्पोरेशन में इन्होंने ले ली। वी हैव टू हैव अ रीजनेबल अप्रोच, कहां पे हमको अपना खर्चा कम करना है, कहां पे हमको अपना, जिसको हम कह सकते हैं अंग्रेजी में फिस्कल प्रूडेंस होनी चाहिए, कहां पे हमको पैसा ज्यादा लगाना है, कहां से कम करना है। जो हमारी लाइबिलिटीज है उसको तो मीट करना ही है। अब जो हमारे OPS का मुद्दा है, इट इज अ वेरी बर्निंग इशू। इसको NDA के सरकार जो करें कि प्रियंका जी ने भी मौका देखा और मौका देख के दांव चल दिया, वो पहुंच गए वहां पे जहां पे लोग स्ट्राइक
नहीं, प्रियंका जी की बात नहीं है। प्रियंका जी तो हमारी नेत्री हैं और उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के हमारी 10 बड़ी गारंटीज है हिमाचल में, उसका जो नंबर 1 एजेंडा है दैट इज ओपीएस। और हमने इसको विधानसभा के अंदर भी कहा है, ऑन रिकॉर्ड हमने इसको कहा है कि हम इसको लागू करेंगे। 2003 में जब वाजपेयी साहब की सरकार थी उन्होंने इसको बंद किया था, हालांकि उस समय कांग्रेस की सरकार 2013 में। यस, वी अग्री टू इट कि 2003 में हम उसके सिग्नेटरी थे उस टाइम, बट उस टाइम सर्कमस्टांसेस अलग थे। आज वो परिस्थितियां बदल चुकी है और उन कर्मचारियों का ख्याल रखना, उनको भविष्य के लिए उनकी जरूरतों को मीट करना, दैट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसको हम कह रहे हैं कि आप रेवड़ी आप भी देने की कोशिश कर रहे हैं और राहत नहीं दे रहे हैं। वो लोग कहते हैं राहत, बीजेपी कहती है राहत और रेवड़ी में फर्क है, तो इसको तो समझना चाहिए। कह रहे हैं देखिए, भाजपा इसके बारे में ना ही बात करे तो अच्छा रहेगा। उनकी जो किसान सम्मान योजना है, 2-2 हजार रुपए हर खाते में डालते हैं। और जब चुनाव आते हैं, पहले आपने देखा यूपी में उन्होंने जो है गैस मुफ्त कर दी, आटा मुफ्त कर दिया। मोदी जी यहां पर आए, यहां पर भी आटा मुफ्त कर दिया। तो मोदी जी का तो हम सम्मान करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है, हम तो बहुत छोटे से व्यक्ति है, वो तो पूरे देश के मालिक है। मगर हिमाचल का प्यार उनको सिर्फ चुनावों में ही जगता है। यहां पर आकर मीठी मीठी बातें करते हैं कि मैं यहाँ की सेपू बड़ी खाता हूं, मैं यहाँ के लिए वो करता हूं, मगर पैकेज क्या आया हिमाचल के कोविड काल में? क्या पैकेज केंद्र सरकार से आया? और मैं ये साफ कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, ये चुनाव जयराम सरकार का है। और जयराम सरकार जो है, जयराम जी बड़े बड़े चालू है, वो अपनी नाकामियत को मोदी जी के ढाल बनाकर उसके पीछे छिपने की प्रयास कर रहे हैं। जहां पर उनको लगता है कि जयराम की नहीं चल रही, वहां पे मोदी को आगे कर देते हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव देखिए विधानसभा का, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, वो शब्द जो है आपने इस्तेमाल किया, लेकिन अब ये बताइए कि मोदी के ऑरा से, मोदी के जादू से, आपने चालू शब्द इस्तेमाल किया और मैं जादू शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं और इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो ऑरा से कैसे निपटेंगे? देखिए, बिल्कुल साफ है, ये चुनाव लोकसभा के नहीं है, ये विधानसभा के है। इसमें अकाउंटेबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है। प्रदेश सरकार की क्या कार्य प्रणाली रही, उन्होंने क्या बजट में अपनी घोषणाएं करी, उनको कैसे इंप्लीमेंट किया, दिस इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट एट स्टेक। इसमें मोदी जी की बात नहीं है, वो मोदी जी को ला रहे हैं, अच्छी बात है, पर उनका नेतृत्व 2024 के चुनावों में देखा जाएगा। अभी तो केवल तो आप राहुल जी को लाइए। नहीं, राहुल जी आएंगे, बिल्कुल यहां पर आएंगे, मगर मुद्दे प्रदेश के रहेंगे, प्रदेश के मुद्दों पे बात होगी। उन्होंने यहां पे क्या किया, उनके जो मंत्री है, उनकी क्या कार्यप्रणाली रही है, उसके ऊपर बात होगी। चाहे वो एम्प्लॉइज है, चाहे वो आपके बागवान किसान है। आप देखते जितने हमारे सेब बाहुली क्षेत्र है, कितना एजिटेशन हुआ, आपने खुद देखा होगा कि हमारा पूरा सेक्रेटेरिएट को किसानों बागवानों ने घेराव कर दिया। उसमें कोई पार्टी का कोई लेना देना नहीं था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उनके खुद के मंच थे, क्योंकि उन्होंने जीएसटी जो पेटियां थी हमारी सेब की 5% से बढ़ाकर 18% कर दी। आपकी कीटनाशक पे जो सब्सिडीज थी, खाद पे जो सब्सिडीज थी, वो बंद कर दी। तो हमारे बागवान किसान कहां जाएंगे? जब आप अपने बागवानों को मजबूत नहीं करेंगे, उनकी आवाज को नहीं उठाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? वही हाल कर्मचारियों का है। ओपीएस ने पूरा विधानसभा का जो है घेराव किया, मुख्यमंत्री बाहर निकलने का दम उन्होंने नहीं दिखाया। तो ये सब चीजें हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, आपने भी उसका जिक्र किया। मैं जानता हूं कैसे फाइट करेंगे बेरोजगारी के मुद्दे पे, आपके पास क्या स्कीम है? देखिए, हम ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक सेल्फ सफिशिएंट राज्य हम हिमाचल को बनाना चाहते हैं। तो मोदी जी भी यही कहते हैं कि हम स्वरोजगार की ओर, स्वतः जो उद्योग है उनकी तरफ जाना। नहीं, मगर आप देखिए ना हिमाचल के हाल क्या है। आज 15 लाख बेरोजगार युवा है। उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टर्स मीट करवाएंगे, मैंने भी उसका जिक्र भी किया था जी, कि हम 80,000 करोड़ रुपए लेके आएंगे। मैंने खुद विधानसभा के अंदर प्रश्न लगाया कि आप बताइए कि 5 साल में आपका कितना इन्वेस्टमेंट आया। 80,000 वो क्लेम कर रहे थे, 80,000 करोड़। और हम कहा कि हम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज करेंगे। जब उसका रिप्लाई आया तो 2 शब्द का रिप्लाई आया, आज भी मेरे पास रिप्लाई है, आपको दिखाऊंगा मैं, कि कोविड काल था इसलिए हम इसमें सरकार जवाब देने में असमर्थ है। ये क्या मतलब हुआ? 5 साल आपकी सरकार रही, आप ये नहीं बता रहे कि कितना निवेश आया। हमने ये कहा है कि हम सरकारी क्षेत्र में अब बहुत लिमिटेड हमारे पास अपॉर्चुनिटीज रह गई है, सैचुरेशन लिमिट पे हम पहुंच चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में हम लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर आगे लेकर जाए। इसलिए हमने एक 680 करोड़ का एक बजट रखा है, जिसमें एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी विल बी गिवन अराउंड 10 करोड़ रुपीज, और सबको जो है फ्री लोन युवाओं को हम देंगे और उनको स्वावलंबित बनाएंगे, और आने वाले समय में उनको जो है स्वरोजगार की ओर आगे लेके जाएंगे। टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज प्रदेश के अंदर बढ़ाएंगे। जो अनटैप्ड एरियाज है,
आज आप सैलानी के रूप में हिमाचल में आएंगे तो केवल 4-5 एरियाज है, कुल्लू है, मनाली है, धर्मशाला है, ये सारे अब जो है कॉन्क्रीट जंगल्स बन के रह गए हैं। मगर जो हमारे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज है, आज भी फॉरेस्ट रिजर्व्स है, हिमाचल प्रदेश हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रिजर्व्स इन द कंट्री, उसमें हम इको टूरिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें हम आपके स्पोर्टिंग एक्टिविटीज को, एडवेंचर स्पोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, कीपिंग इन माइंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो, क्योंकि हमको पर्यावरण को खराब भी नहीं करना है। राइट। आखिर में 2-3 सवाल बड़े हुए, क्योंकि मुझे मालूम है चुनाव का समय है और टाइम बहुत कीमती है। वो कहते हैं कि मैंने वो बोर्डिंग्स लगे देखे यहाँ पे, जो लगे हुए थे सामने, कि राम मंदिर एक उपलब्धि है और उसको उन्होंने यहाँ पे किया, उससे कैसे निपटेंगे? देखिए ऐसा है, जो उपलब्धि दिखा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में ये हिंदुत्व वाला कार्ड नहीं चलने वाला है। हिमाचल प्रदेश 98% जो है वो हिंदू डोमिनेटेड स्टेट है, और आपको जानकर खुशी भी कहीं ये हाराकिरी तो नहीं होगा जैसे तमाम राज्यों में हुआ? वो लोग कहते रहे ऐसा नहीं होगा, यहाँ होगा। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जहाँ पे वीरभद्र सिंह ने 2007 में धर्मांतरण का कानून पारित किया। उस समय किसी भी भाजपा शासित राज्य में ये नहीं था, और उस समय के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद किया और ये कहा कि भाजपा की जो सरकारें नहीं कर पाई वो हमने करके दिखाया है, तो हमको उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरी 122वीं पीढ़ी जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाली है। हमारी जो पुश्ते हैं, उन्होंने हमेशा, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने हमेशा देव समाज को हिमाचल प्रदेश में बढ़ावा दिया है। और जितने लेकिन राम मंदिर का श्रेय तो उनके पास है, वो कहते हैं राम मंदिर का श्रेय मेरे पास है। यहाँ 1925 वाले फर्जी हिंदू नहीं चलने वाले। यहाँ पे जो हमारी सैकड़ों सालों से, जो दशकों से जो हमारी देव समाज की नीति है, वही यहाँ पे चलेगी। जब आप 1925 वाले कहते हैं तो निश्चित तौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन कैसे निपटेंगे आप जब तमाम राज्य एक एक करके जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कांग्रेस में आप ही का पहला जो सवाल मुझे याद है जब इस इंटरव्यू का पूछा कि 25 साल लगेंगे वापस आने में, तो हाउ यू विल फाइट? वी आर 100% प्रिपेयर्ड। और आपने भी पीछे रिजल्ट देखे, 6 महीने पहले ही हमने इनको पटकनी दी है, चारों के चारों खाने चित किए हैं, लोकसभा में भी और 3 विधानसभा में भी, और उपचुनाव बिल्कुल। और यही इस बारी भी हम उनको पटकनी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि हम मुद्दों के ऊपर लड़ेंगे। वी विल फाइट ऑन फैक्ट्स, वी विल फाइट ऑन लॉजिक, तथ्य और तर्क के साथ लड़ेंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोगों को भटकाने की कोशिश करेंगे। कभी राम मंदिर की बात करेंगे, कभी पुलवामा की बात करेंगे, कभी कारगिल की बात करेंगे। अपने कार्यकाल के बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि इनको पता है कि उसमें इनके पास छिपाने के लिए ही सब कुछ है। इसलिए हम जीतेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, हिमाचलियत की लड़ाई लड़ेंगे और हिमाचल को जिताएंगे। लास्ट सवाल एकदम, जो आपने मोदी जी की बात कही कि बोले ये चुनाव तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का है, प्राइम मिनिस्टर का, मोदी जी का नहीं है। सवाल ये था कि सामने जब खड़े हो जाते हैं मोदी जी तो बहुत सारी चीजें उनके औरे के सामने आ जाती हैं, तो कैसे फाइट करेंगे? क्यों राहुल सामने आएंगे तो, और राहुल आते हैं तो मोदी जी से निपटना कैसे संभव होगा? मैंने आपको कह दिया, मोदी जी आएंगे, उनका स्वागत है, उनके कार्यक्रमों में भीड़ भी। What about राहुल गांधी जी भी आएंगे, मगर यह चुनाव मैं साफ कह चुका हूं कि यह हिमाचल के लोगों का चुनाव है और हिमाचलियत पे लड़ा जाएगा। ये जो है किसी और मुद्दे पे नहीं लड़ा जाएगा, प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पे लड़ा जाएगा। और जयराम जी की जो विदाई है वो शुरू हो चुकी है, पूरे प्रदेश में गाना बजना शुरू हो चुका है, बाबुल की दुआ लेती जा, तुझे सुखी संसार मिले। क्या बात है बहुत अच्छी बात है। आप विपक्ष में, विपक्ष का काम होता है कटाक्ष करना और सवाल पूछना। तो आपसे आखिरी सवाल एकदम चलते चलते, जब आप कहते हैं कि ये हिमाचलियत पर है चुनाव, तो आप यू से दैट यू आर अ बेटर हिमाचली देन बीजेपी मौजूदा सरकार? हम हिमाचल के पुत्र हैं और हम बाहर के चीजों को हिमाचल में इंपैक्ट नहीं होने दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जयराम जी हिमाचल के नहीं है, मगर वो बाहर की राजनीति को हिमाचल में लाने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई विफलता, अपनी कोई, ये बिल्कुल तर्ज वैसा ही है जैसे बंगाल वाला है कि कोई सफलताएं नहीं है। जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे ममता कह रही थी कि बाहर वाले और अंदर वाले, बिहार वाले, बंगाल वाले और बाहरी बंगाल वाले। मैं तो हिमाचलियत की बात कर रहा हूँ। अब वो अगर उनको इतना अपने ऊपर इतना गरूर है तो वो अपने बात करे, अपनी सरकार की बात करे। हर चीज में मोदी क्यों करते हैं, जयराम क्यों नहीं करते हैं? ये तर्क है, ये तर्क को आपको समझने की यही तो बात है। वो कह रहे हैं कि जयराम करेंगे और जयराम करके ही मामला सुलझा देंगे ना। हो नहीं रहा है, नहीं होगा। जयराम नहीं चलेगा, उनके नाम पे वोट ही नहीं पड़ रहे हैं। वो तो खुद ही एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर है।
तो राम जी नहीं, वो कह रहे हैं ना राम 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 राम, तो जय राम जय राम जय राम, इसी पे वोट पड़ जाएगा। तो इस पे वोट नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे देव भूमि है, यहाँ पे देव संस्कृति चलती है, यहाँ पे जो है हम देवी देवताओं को मानने वाले हैं, हम उनसे ज्यादा हिंदू हम हैं। मेरी 122वीं पुश्ते जो है वो देवी देवताओं के साथ चली हुई है, तो हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, हम उतने ही हिंदू है बल्कि उनसे ज्यादा है। आपा जी, ये जो आया है बयान, और ये बयान बहुत जबरदस्त है कि हम उनसे बड़े हिंदू हैं और उनसे सच्चे हिंदू हैं। आप कह रहे हैं हम उनसे ज्यादा सच्चे हिंदू हैं। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मैंने कहा धर्मांतरण का कानून हम लेकर आए। हमने कुल्लू दशहरे में जो देवी देवताओं है वहां पर आते हैं, उनको जो है नजराना देने का सिस्टम हमने शुरू किया। हमने देव सदन कुल्लू के अंदर वीरभद्र सिंह सरकार ने बनाया, तो हमको उनसे कोई सर्टिफिकेट लेना है क्या? हम अपने सिस्टम से चलेंगे, अपनी संस्कृति को चलाएंगे, अपने धर्म को चलाएंगे, अपने रीति रिवाज को चलाएंगे और हिमाचल को जिताएंगे। आखिरी सवाल, क्योंकि मैं खत्म करता हूं कि राजा साहब नहीं है, तो एक बीजेपी भी कहती है कि उनका जादू, उनका करिश्मा नहीं है। देखिए, राजा साहब एक विचार है, राजा साहब एक विचारधारा है, और वो हम सब के अंदर जिंदा है। हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों के अंदर जिंदा है। आज गांधी जी नहीं है, मगर क्या गांधी जी की विचारधारा खत्म हो गई? वैसे ही हिमाचल में राजा वीरभद्र सिंह जी युगों युगों तक जिंदा रहेंगे, लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। और हमारा जो उनकी जो सोच है, हम सब वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं। एक पार्टी और आ गई है जो कह रही है कि गांधी जी का जो चेहरा है वो नोट पे रहना चाहिए, लेकिन उसके पीछे गणेश लक्ष्मी का हो जाना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट आम आदमी पार्टी। अब देखो, आम आदमी पार्टी तो पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर उनकी जो है सांसें फूल चुकी है। अब उनका हिमाचल में एक भी सीट नहीं आएगी, और जो है मात्र कुछ वोट यहाँ से लेकर जाएंगे। पंजाब के बाद थोड़ा उनका, जब पंजाब जीते थे, फतह किया था, उसके बाद थोड़ा उनके हौसले बुलंद हो गए थे, मगर पिछले 2-4 महीने में बिल्कुल उनकी हवा टाइट हो चुकी है, हवा निकल चुकी है। संगरूर में हारे, पंजाब में जो कत्लेआम हुआ, मूसेवाले का दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई, उसके बाद खालिस्तान के झंडे हिमाचल में लगा हो गए। ये सब चीजें, ये सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, ये नक्सलवादी सोच, ये चीजें हिमाचल में चलने वाली नहीं है। जैसे आप कहते हैं नक्सलवादी सोच, मोदी जी भी तो कहते हैं कि नक्सलवादी सोच नहीं चलनी चाहिए, इसको खत्म करें। तो नहीं, मैं राष्ट्रवादी हूँ। मैं ऐसा विधायक हूं कांग्रेस पार्टी का जिसने 370 का खुलेआम विधानसभा के अंदर समर्थन किया है। जब राष्ट्रवाद की बात आएगी, हम सरकार के साथ है, मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद नेशनलिज्म एंड द इंटीग्रिटी, एंड जो भारत का इंटीग्रिटी है उसका कोई भी के साथ कोई समझौता नहीं है। मगर मुद्दों पे लड़ेंगे, मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो मुद्दों को उन्होंने देख लिया, पार्टी ने उसने स्विंग किया, उसको पता है कि हिंदू सेंटीमेंट काम करेगा, इसलिए उसने कह दिया कि गणेश लक्ष्मी की लगा दीजिए, जिससे कि समृद्धि आ जाएगी देश में। लेकिन आप नहीं समझ पा, आम आदमी पार्टी कहां पे चलने वाली नहीं। लेकिन आप नहीं, वो सेंटीमेंट तो समझ रहे हैं, इसीलिए गणेश लक्ष्मी की फोटो लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप शायद अभी भी नहीं मानने को तैयार हैं। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम हिंदू सबसे बड़े, हम सच्चे हिंदू। हाँ बिल्कुल, हम सबसे बड़े हिंदू। वो जो आम आदमी पार्टी कर रही है गणेश लक्ष्मी की फोटो लगाने की, वो प्रोपोगेंडा है बस। वो लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ पे हिमाचल में कोई भी उनके पास कार्ड नहीं है। पाजी, तो आपने सुना, और ये कहते हैं, बड़े ठोक के बोलते हैं कि हम ही बड़े हिंदू हैं क्योंकि हिमाचल में हमने काम किया है। पाजी, लाजवाब बातचीत, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू पाजी। वी विल फाइट ऑन फैक्ट्स, वी विल फाइट ऑन लॉजिक, तथ्य और तर्क के साथ लड़ेंगे।